ट्रंप ने जब से दुनिया को टैरिफ का झटका देना शुरू किया है, तब से दुश्मन भी एक दूसरे के दोस्त बनने निकल पड़े हैं। अल्टीमेटली हो यह रहा है कि जापान और साउथ कोरिया को मार कूट करके अमेरिका ने पहले पाल कर रखा। आपको ध्यान होगा कि जापान तो वो देश है जिसके ऊपर खुद अमेरिका ने ही परमाणु बम गिराए और फिर उसको पाल करके तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाया और कहा कि देखो बेटा, तुम्हें अपना कोई डिफेंस नहीं डेवलप करना है, तुम्हें सैनिक रखने ही नहीं है, तुम्हें जो भी पैसा लगाना है डेवलपमेंट पर लगाओ, डेवलपमेंट से बड़े बन जाओ। और आज ट्रंप कहते हैं कि हम पर अगर कोई मुसीबत आ गई तो जापान हमारी कैसे हिफाजत करेगा, हमें ही उल्टा उसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। अंततोगत्वा सबको यह समझ में आया कि भारत ही सही था जिसने कम से कम न्यूक्लियर बॉम्ब तो बना लिया, जिसको आज इस तरह की थ्रेट तो नहीं सुनने को मिलती कि हम इसकी कैसे मदद ले पाएंगे। खैर साहब, साउथ कोरिया के साथ भी ऐसे ही हुआ। साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से लड़ाने वाला अमेरिका रहा। आज उसी अमेरिका ने साउथ कोरिया से कह दिया कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हम तुमसे व्यापार करके घाटे में रहते हैं और तुम्हें भी हम ही पालते हैं, ना हो पाएगा, हमको पैसा पूरा चाहिए। ऐसे में चाइना, जो कि पहले से पीड़ित है, डसा हुआ घूम रहा है, वो ट्रंप के इस प्रभाव से पीड़ित इन दो देशों को बुलाया कि सुनो बेटा, खा लिए थप्पड़, बहुत हो गया विश्वास। कहते हैं कि बेटा मित्रता बराबर के लोगों में होती है, मित्रता ऐसे नहीं होती है कि तुम किसी के संरक्षण में पल रहे हो, किसी दिन वो डस लिया तुम्हें तो खत्म हो जाओगे। समझाया चाइना ने और ये लोग समझ भी गए। और जैसे ही ये लोग समझे, तत्काल प्रभाव से ये दोनों चुन्नू मुन्नू बगल के जो देश हैं चाइना के, ये साथ आ गए हैं। एशिया में अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया है। हेडलाइन बन रही है, साउथ कोरिया, चाइना और जापान एग्री हो गए हैं कि हम साहब ट्रंप के टैरिफ के जाल से बचने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा अगर कुछ हो सकता है तो यार वो साथ मिलकर कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका की नीयत साफ नहीं लग रही है। तो साहब कुछ इस प्रकार से साउथ कोरिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ये डक्योन और जापानीज काउंटर पार्ट योगी मूटो और चाइना के वांग वेंटाओ, ये तीनों लोग मिलते हैं। सियोल के अंदर बातचीत होती है, जापान के बुलावे पर तीनों लोग आते हैं और चर्चा करते हैं कि भाई कुछ तो सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट एक आपको मैं और देता हूं, ये तीनों देश ना रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का भी साझा करते हैं। अब ये क्या है, असल में ये थोड़ा सा लाइन से हटकर एक अतिरिक्त जानकारी दे देता हूं, फिर इसके बाद हम ये बताएंगे कि इन सब के बीच में आपसी दुश्मनी क्या है और अब इन लोगों ने समाधान क्या निकाले हैं। लेकिन उससे पहले एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट जिसमें भारत का नाम भी आएगा वो भी जान लीजिए। असल में क्या है, क्षेत्रीय व्यापार रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप चाइना के द्वारा साउथ कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साथ में आसियान के 10 देश, इनको मिलाकर एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन बनाया गया था, जस्ट लाइक यूरोपियन यूनियन, जिनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। और उसके लिए भारत को भी बुलाया गया था। मैं एक तस्वीर दिखाता हूं जिसको शायद आप रिकॉग्नाइज करें, 2019 की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आरसीईपी का एग्रीमेंट था। आरसीईपी के इस एग्रीमेंट में यह तय हुआ था कि ये सारे के सारे 16 देश, जिसमें कि चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड और 10 आसियान कंट्री हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ये 16 की 16 देश आने वाले समय के अंदर एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। इंडिया लास्ट टाइम पीछे हट गया क्योंकि उन्हें यह समझ में आया कि चाइना वालों ने इन सबको अपने लिए मार्केट तलाश लिया है। चाइना इनसे कुछ नहीं मंगाएगा, इतना जितना खुद का माल डंप कर देगा इनके यहां पर। खैर, इन लोगों ने इससे व्यापार तो काफी हद तक बढ़ा लिया। भारत इस आरसीईपी से बाहर आ गया था, तो ये लोग आरसीईपी के मेंबर भी हैं। लेकिन इसके बाद इस पर काफी उस दौर में जो लोग उस समय यूपीएससी की तैयारी करते रहे हैं, उन्होंने इस आंसर को खूब अच्छे से तैयार भी किया है कि भारत पीछे क्यों हटा था। खैर, अब फिलहाल के लिए मुद्दा यह है कि ये तीनों लोग एक दूसरे के साथ एक स्तर और ऊपर चढ़ रहे हैं कि देखो, रीजनल स्तर पर हम लोग जो भी करते हो, आपस में तीनों लोग बेहतर क्या कर सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन फिर सबके याद आया कि भाई साहब, हम तो लड़ते भी तो हैं, हमारी तो काफी सारी लड़ाइयां हैं। चाइना की जापान से है, जापान की कोरिया से है, कोरिया की चाइना से है, कोरिया की जापान से, इन सब के बीच में आपसी झगड़े भी तो हैं। हम ऐसे झगड़ों के बीच में कैसे व्यापार कर पाएंगे? तो चलो आओ टेबल टॉक करते हैं। तो ऐसे में एक एक करके सबके झगड़ों को काउंट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है साउथ कोरिया और जापान की। और इस दुनिया में ना सबसे ज्यादा जो विवाद होते हैं वो जमीनों को लेकर के होते हैं। साउथ कोरिया और जापान के बीच में 4 आइलैंड हैं। उनमें से एक का नाम है लियोन कॉट रॉक्स, दूसरे का नाम है उलेउंग, तीसरे का नाम है ओकी और तीसरे का नाम है सुशिमा। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसा कमेंट लिखते हैं सेशन पूरा होने के बाद कि आप जो ये पीछे कंटेंट दिखाते हो, अगर हमें इसे डाउनलोड करना हो तो कहां से करें? आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लिया करिए, अपनी पाठशाला.com नाम से हमारी वेबसाइट है। वहां पर ये सारी पीडीएफ बनाकर पीपीटीज डाल दी जाती हैं ताकि आप उन्हें वहां से डाउनलोड कर सकें। और अगर
मुश्किल लगता है वेबसाइट विजिट करना, टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं। अंकित अवस्थी सर के नाम से वेरीफाइड अकाउंट है, जीके बाय अंकित अवस्थी सर के नाम से अकाउंट है, वहां से भी इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपने कंटेंट को अपने पास नहीं रखते, आपके पास शेयर कर देते हैं, बस मैं अनाउंस करना भूल जाता हूं, बहुत कुछ बताने को होता है। तो लियोनकॉट रॉक्स, उलेउंग द्वीप, ओकी द्वीप और सुशीमा द्वीप, इन चार को लेकर के दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में बहस रहती है। यह बहस केवल इन चार द्वीप को लेकर ही नहीं है, बहस इस बात को लेकर के भी होती है कि यार तुम ये वाला जो समुंदर है ना साउथ कोरिया और जापान के बीच में, जिसको सी ऑफ जापान कहते हो, इसे सी ऑफ जापान क्यों कहते हो, इसे ईस्टर्न सी क्यों नहीं कहते हो? तो साउथ कोरिया वालों को नाम की बड़ी परवाह रहती है कि यार हमारा तो कोई नाम ही नहीं है, जापान ही जापान का नाम हो रहा है। खैर, इन दोनों के बीच के विवाद के साथ साथ साउथ कोरिया और चाइना के बीच भी विवाद रहता है, और वो क्या है? असल मायने में जब कोरियन पेनिनसुला जापानियों की भेंट चढ़ा था, उसके बाद कोरियन पेनिनसुला के दो भाग हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो साउथ कोरिया, ये जो कोरियन पेनिनसुला है, इसको जापान वाले छोड़कर निकल गए। तो बचा हुआ हिस्सा था दो भागों में बटा रह गया, ऊपर वाला उत्तर कोरिया, नीचे वाला दक्षिण कोरिया। लेकिन इस बीच को बताने में बहुत सी दिक्कतें आई। उत्तर कोरिया के साथ हो लिए रूस और चाइना, और दक्षिण कोरिया के साथ खड़ा रहा अमेरिका। तो असल में अमेरिका साउथ कोरिया के साथ और नॉर्थ कोरिया के साथ चाइना, तो दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के माध्यम से मार पड़वाने वाला था तो चाइना ही, इसलिए साउथ कोरिया वालों को चाइना वालों से थोड़े ग्रजेस रहते हैं। इन ग्रजेस के बीच में एक और कहानी भी, और वो क्या है? साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में अभी भी सब कुछ इतना मतलब आसान नहीं हो गया है जितना हम कह करके चर्चा कर लेते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। देखो, नॉर्थ कोरिया अगर आज रूस के साथ जाकर के अपने सैनिकों को भेजकर झगड़े लड़ रहा है, तो उसके बदले में उसको यही उम्मीद है कि कल को अगर मैं साउथ कोरिया पर हमला करूं तो रूस वालों साथ खड़ा रहना, बस यही किम जोंग उनकी चाहत है। अब बेचारा साउथ कोरिया डेवलपमेंट के पीछे भगा हुआ देश रहा, उसने खूब सारा विकास किया, खूब पैसा कमाया, डेवलप्ड कंट्री है आज वो। ऐसे में उसने अपने बॉर्डर्स पर उत्तर कोरिया के डर से, क्योंकि नॉर्थ कोरिया वाले परमाणु बम भी बना लिए बताए, तो भाई साहब उसको डर रहता है एनी डे कि कल को ये नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन जो पगला है, ये कहीं मेरे ऊपर मिसाइल ना फेंक दे। ऐसे में मिसाइल से बचने के लिए एक सिस्टम है जिसका नाम है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह का S-400 है। जैसे भारत के पास रूसी S-400 है, ताकि कोई भविष्य में बाहर से मिसाइल आए तो उसको हम आसमान में ही मार दें, ऐसे अमेरिका का बनाया हुआ एक सिस्टम है जिसका नाम है थाड़, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस। ये जो थाड़ है ना, ये अमेरिका के द्वारा बनाया हुआ है, लेकिन साउथ कोरिया ने अपने सारे बॉर्डर्स पर खड़ा कर रखा है, इस बहाने कि कल को अगर नॉर्थ कोरिया से कोई मिसाइल चलकर आए तो हवा में ही मार दे और नॉर्थ कोरिया में फोड़ दें। ऐसे ही चाइना से चलकर आए तो हम चाइना पर मार दें। इस बात को लेकर चाइना चिढ़ गया। चाइना ने कहा कि बेटा तुमने ये जो थाड़ लगाया है ना, नाम नॉर्थ कोरिया का किया है, लेकिन अमेरिका के कहने पर चाइना के विरोध में तुमने इसको रखा है। ऐसे में सुनो साउथ कोरिया वालों, तुमको चाइना से इस बात की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। और चाइना ने भाई साहब नाराज होकर पता है क्या किया? उसने अपने यहां से टूरिस्ट जो साउथ कोरिया जाते थे उनको रोक दिया। आप कहेंगे गजब बात करते हो, टूरिस्ट रोकने से भला किसी का कोई नुकसान हुआ है? नुकसान भाई साहब ऐसा हुआ कि चाइना ने साउथ कोरिया के टूरिस्ट के वीजा रोके तो साउथ कोरिया का टूरिज्म आधा रह गया। साउथ कोरिया के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट चाइना के आते थे, और उनको जब रोका गया तो भाई साहब साउथ कोरिया वाले एकदम सरेंडर कि भाई साहब हमने ऐसी क्या गलती कर ली। साउथ कोरिया से कहा चाइना ने कि देखो, एक तो ये थाड़ हटाओ, और तुम्हारे यहां की जिस कंपनी ने ये जो जगह दी है ना इसको, उस कंपनी को मैं अपने देश में काम नहीं करने दूंगा। साथ में तुम जो ताइवान के मामले में अमेरिका के साथ जाकर बार बार खड़े हो जाते हो, उससे पीछे हट जाओ। तो कुल मिलाकर के चाइना और साउथ कोरिया के बीच भी अमेरिका ने खूब झगड़े पड़वाए हुए हैं। खैर साहब, इस बीच में सारी की सारी चीजें चलती हैं। अब तीसरी दुश्मनी देखो साहब, चाइना और जापान की। ये जो जापान है ना, छोटू सा भले ही दिखता है, पर भाई साहब तगड़ा देश है ये। कैसे? देखो, इसने बकायदा इस देश पर 1910 से लेकर 1945 पर पूरे पेनिनसुला पर राज किया था। ये कोरियन पेनिनसुला है, उत्तर कोरिया साउथ कोरिया। साउथ कोरिया वाले तो इतना मतलब इससे चिढ़ते हैं ना जापान वालों से। क्यों? क्योंकि जापान वाले जब यहां पर गए थे ना, तो यहां के पुरुषों को तो अपनी फैक्ट्रियों के अंदर लेबर रखा और महिलाओं को वैश्यावृत्ति में धकेल दिया। और आज भी साउथ कोरिया के अंदर जापानियों को लेकर भयंकर गुस्सा है। जापानी मतलब काफी ज्यादा मतलब बेकार लोग कंसीडर किए जाते थे। आजकल ये सिविलाइज्ड होने के नाम पर दुनिया में इज्जत पाते हैं, लेकिन एक समय पर बड़े ही बेकार लोग कंसीडर किए जाते थे। खैर, तो जापान और चाइना के बीच में भी बवाल रहा है। क्या कि देखो, जापान है ना, ये इत्तू सा देश, भूकंपों का देश, ये ना केवल यहां पर उधम मचाए हुए था भाई, इसने चाइना को भी लपेट रखा था, इसको भी कब्जे में लेने के लिए निकल पड़ा था। और इसके इस तरफ वाले जो उत्तर पूर्वी चाइना वाला हिस्सा है ना, उस पर काफी ज्यादा एरिया तक कब्जा कर लिया था इसने। ऐसे में चाइना वालों को भी इसका डर सताता ही है। मतलब इनके बीच में एक नेचुरल दुश्मनी है कि भाई जापान वाले अच्छे लोग नहीं होते हैं। खैर जो भी है, अब इन दोनों के बीच में, अरे भाई चलो भाई, क्या नाराज हो रहे हो?
हाँ, तो ऐसे में इन दोनों के बीच में एक हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट है कि दोनों लोग झगड़ा लड़े हुए हैं। पहले चाइना जापान का युद्ध हुआ था 1894 से 1895 में, दूसरा हुआ 1937 से 1945 के बीच में, और जापान जो है वो हमेशा ही चाइना पर विजेता रहा है। इस तरह की स्थिति रही है कि जापान को लेकर के चाइना में डर रहता है कि यार ये बहुत ही उद्यमी टाइप के लोग हैं। अब अमेरिका इनको इसीलिए रखता है साथ में कि कल को चाइना के साथ झगड़ना पड़े तो तुमको हम पुरानी बातें याद दिला देंगे कि तुम तो यार भाई साहब हराए हुए थे इसको, तो बस इस नाम पर साथ साथ आ जाना, तो हम चाइना से निपट लेंगे साउथ चाइना सी के अंदर। तो इस तरह से ये तीनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐतिहासिक दुश्मनी है। अच्छा, इस दुश्मनी में एक खेला और भी है, और वो क्या है, क्योंकि यहां पर एनी डे भूकंप आते रहते हैं, तो इनके यहां पर एक फुकुशिमा पावर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वो अर्थक्वेक की वजह से फट गया, साइड में लीकेजेस हो गए तो उसका पानी जो है समुद्र के किनारे जापान वालों ने रोक दिया। जापान वालों ने उस पूरे पानी को रेडिएशन से मुक्त कर दिया। अच्छा, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ना, ये सी फूड खाता है, मतलब ये चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये सारे लोग जो है मच्छी मार के ही खाते हैं, मछली, झींगा, केकड़े जो भी मिलते हैं ये सब खा जाते हैं। ऐसे में इस न्यूक्लियर वाटर वाले पानी को, जो फ्यूकुशिमा वाला पानी है, इसको जापान वालों ने समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में छोड़ दिया तो समुद्र के अंदर पलने वाली जो मछलियां हैं वो रेडियो एक्टिव हो गई, और वो मछलियां रेडियो एक्टिव हो जाएंगी अगर, तो ये सारे के सारे नुकसान जापानियों को मिलेंगे, चाइनीजों को मिलेंगे। तो ऐसे में जापान वालों से काफी ज्यादा दुश्मनी इन्होंने पाल के रखी कि तुम ये पानी मत छोड़ देना जो न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला है, लेकिन भाई इन्होंने छोड़ दिया। ऐसे में जापान के द्वारा रिलीज किया गया फुकुशिमा वाटर चाइना के और इनके बीच में काफी ज्यादा मतलब हॉट डिबेट का टाइटल रिसेंट ईयर्स में 2023 में रहा है। खैर, अब चूंकि जापान का कहना है कि हमने तो उस पूरे पानी को न्यूट्रल कर दिया था, उसमें से रेडियो एक्टिविटी को पूरी तरह खत्म कर दिया था, और तो और हम अपने आप पर भी तो कुछ खा रहे हैं। तो जापान वालों के लिए चाइना वालों ने कहा कि सुनो बेटा, तुम खाते हो तो तुम ही खाओ उसे, हम नहीं खाएंगे। तो जापान से बढ़िया मछलियां मंगा के खाते थे ये लोग। जापान वेल मछली के शिकार के लिए जाना जाता है भाई साहब, मतलब इनके यहाँ पर काफी ज्यादा इस तरह का ट्रेड होता है। तो इन्होंने, चाइना वालों ने जापान वालों से माल मंगाना बंद कर दिया। अच्छा, तो ये तीनों का कलेश जान लिया आपने। भाई साहब, इन तीनों कलेशियों को ये आदमी एक दूसरे के नजदीक ले आया है। क्यों? क्योंकि ये तीनों से कह दिया तुम पर टैरिफ लगाऊंगा, 2 तारीख आने दो, 2 तारीख को लिबरेशन डे बनाऊंगा, अदरवाइज कल ही यानी 1 अप्रैल को ही अप्रैल फूल दुनिया कहने लग जाती, इसलिए 2 तारीख को टैरिफ लिबरेशन डे, सब पर टैरिफ ला दूंगा। और ट्रंप ने 25% के टैरिफ का जो अभी मैक्सिको, कनाडा और चाइना के साथ किया, वैसा खेला अब सबके साथ होने वाला है। इस बात को लेकर सब लोग घबराहट में जी रहे हैं कि कुछ तो करो, कुछ तो करो। अच्छा, इस बीच में अभी ट्रंप तो एनी डे बैठकर बस यही तलाशता है किसके साथ कैसी मछली मारनी है। ऐसे में अभी इस आदमी ने क्या किया, 26 तारीख के दिन भाई साहब इसने अनाउंस कर दिया कि हमारे देश में जो भी व्यक्ति गाड़ियां बेच रहा है, अब इनके देश में गाड़ियां कौन बेच रहा है? देखो, अमेरिका वाले इतने अमीर लोग हो गए थे कि इन लोगों ने अपने सारे काम दुनिया भर के देशों को बांट दिए थे। अमीर आदमी ऐसे ही तो करता है, जैसे आपके घर में भी अगर तो 2 पैसा आ जाएगा, सबसे पहले आप घर में हाउस हेल्प रखेंगे कि कोई झाड़ू वाला आ जाए, फिर पैसे, फिर कोई आ जाए तो चलो यार हमारे घर के बर्तन करने वाला आ जाए, फिर सब्जी साफ करने वाला आ जाए, चलो गार्ड आ जाए, ड्राइवर आ जाए। थोड़ा थोड़ा पैसा होते होते आदमी क्या करता है, सर्वेंट्स रखने लगता है। अदरवाइज ये काम तो आदमी खुद ही कर सकता है, लेकिन फिर भी चलो यार 2 पैसे आ गए हैं, काम थोड़ा सहूलियत से हो जाएगा और हम अपना फोकस कहीं और करेंगे। अमेरिका इतना अमीर हो गया था कि इसने कहा कि यार ये छोटी मोटी चीजें, पता चल रहा है कार भी हम ही बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर चिप भी हम ही बना रहे हैं, ये सब्जियां भी हम ही पैदा कर रहे हैं, फिर पैसा किस काम का है यार, तो इनको गरीबों में बांट दो। ऐसा करके उसने दुनिया भर के गरीबों में ये सब बांट दिया। अचानक अमेरिका के अंदर नई घर की स्त्री आई है, और उस स्त्री का नाम ट्रंप है। और उसने क्या किया है, सारी काम वालियों को हटा दो, सारा काम मैं करूंगी, और ये जितने भी काम वालियां हमारे घर से पैसा कमा के लेकर जाती थी सबको हटा दो। मतलब ट्रंप कुछ वैसा कर रहे हैं। पहले दुनिया भर के देशों से सामान खरीदा ये कहकर के कि यार हमारे पास गूगल है, हमारे पास एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, इतना पैसा कमाते हैं, हम क्या करें इस पैसे का, तो कुछ तो खर्च करेंगे, तुम लोग बनाओ और खाओ यार, ताकि तुम्हारे बाजार भी हम यूज करें। अचानक भाई साहब ये आदमी पलटी मार गया, और अभी ताजा ताजा क्या बोला है कि 25% जो है ना गाड़ियां आ रही है ना मेरे पास, उन पे 25% टैरिफ वसूलूंगा मैं। अब भाई इस बात को देख के पूरी दुनिया का ऑटोमोबाइल मार्केट धाड़ से नीचे आ गया। मतलब आप ऐसे समझो कि अमेरिका में अगर कोई कार बेच रहा है, आप पूछेंगे अजी अमेरिका को कौन बेचेगा, अमेरिकी नवाब लोग हैं, अमेरिका वाले बाहर से गाड़ियां मंगा के खरीदते हैं। आप देखें कि अमेरिका की जितनी भी बढ़िया गाड़ियां हैं वो बगल के पड़ोसी देश मैक्सिको में बन के आती है सस्ती लेबर के चलते। उसने कहा मैं तुम पर भी टैरिफ लगाऊंगा, 25% टैरिफ लगा दिया। एग्जैक्टली ऐसे ही जापान और साउथ कोरिया भर भर के अपने यहां से ये हुंडई और टोयोटा, ये जितनी भी गाड़ियां देखते हो ना, निसान, किया, ये सब जापानी और साउथ कोरियन गाड़ियां हैं। ये सब गाड़ियां अपनी बना बना करके बड़ी संख्या में अमेरिका बेचते हैं। मतलब आप ये समझो कि साउथ कोरिया तो कार बेच के अमेरिका से कमाता है, यही हाल चाइना वालों का, ये जापान वालों का है। ये बड़ी गाड़ियां बेच करके पैसे कमाते हैं वहां से। अब ये अचानक जग गए और उन्होंने कहा
कि सुनो बेटा, मैं 3 तारीख से 25% कारों पर टैक्स लगाने वाला हूं। मार्केट आया दाढ़ से नीचे। और ऐसे में यूएस जापान का जो बायलेटरल ट्रेड है, जिसमें कार अपने आप में एक बड़ा विषय है, वो एकदम हिल गया। इनको तब जाके एहसास हुआ कि भाई निपटो इस स्थिति से, अदरवाइज हम खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ट्रेड बताता हूं। यूएस और जापान का जो बायलेटरल ट्रेड है ना, वो $227 बिलियन का है, हमसे जस्ट डबल है। और उसमें जापान वाले ही पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मेहनत करेगा जो कमाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें साउथ कोरिया और अमेरिका की, उसमें भी साउथ कोरिया वाले कमाते हैं। ऐसे ही चाइना और अमेरिका की, उसमें भी चाइना वाले कमाते हैं। लेकिन भर भर के माल भी तो देते हैं ना अमेरिका की आबादी को, कि लो सस्ता माल यूज करो और बड़ा बनो और बड़ा बनो। ऐसे में जापान का जो ट्रेड सरप्लस है, अब ये ट्रंप के टैरिफ से डगमगा गया कि ट्रंप ने यह कहा दिया है कि मैं टैरिफ लगाऊंगा तुम्हारे आने वाले माल पर। ऐसे में जापानी बेचारे चिंता में चले गए। आप अंदाजा लगाओ, जापान जो सबसे ज्यादा कार बेचता है ना, वो किसको बेचता है? वो बेचता है अमेरिका को। और उससे उसको $51 बिलियन का ट्रेड में बेनिफिट होता है कार बेच करके। $41 बिलियन। भाई $41 बिलियन बहुत होता है। इतना केवल कार बेच देता है चाइना, सॉरी जापान अमेरिका को। ठीक है, अब साउथ कोरिया और अमेरिका की बात करें, यही हाल इनका है। यूएस के साथ में जो इनका ट्रेड है ना, उसमें यूएस गुड एक्सपोर्ट टू कोरिया, अमेरिका जो है कोरिया को $65 बिलियन का ही बेच रहा है। वहीं यूएस कोरिया से $131 बिलियन का माल मंगाता है। मतलब एक तरह से $60 बिलियन के आसपास ये भी ट्रेड घाटे में रहता है। साउथ कोरिया इससे पैसे कमाता ही है। उसमें भी कार के अंदर देखा जाए तो साउथ कोरिया वाले बढ़िया कार बेचते हैं। अब आप देखो यहां पर साउथ कोरिया के ऑटो मेकर्स में हुंडई और किया का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है अमेरिका के लिए। इस प्लान को आप देखें ब्लूमबर्ग के अनुसार, मैक्सिको 2 मिलियन कार बेचता है अगर अमेरिका के अंदर, तो यहां पर साउथ कोरिया और जापान देखें तो साउथ कोरिया भी 2 मिलियन कार बेचता है, जापान 1 मिलियन कार बेचता है। इस तरह से अमेरिका जो है ना, वो सबके लिए कार का बाजार बना हुआ है, बढ़िया पैसे कमाते हैं। तो अब आप सोचकर देखिए, ऐसी स्थिति में ये सारे लोग अगर अमेरिका से ट्रेड में झटका पाएंगे तो कुछ तो समाधान तलाशेंगे कि भाई कुछ तो करो, नहीं तो मर जाएंगे। अच्छा, अब इसकी बात और करते हैं कि साहब ये बताओ, तीनों के बीच में दुश्मनी, और ये तीनों लोग चाइना अमेरिका से व्यापार करके पैसा कमाते हैं। अमेरिका आज अगर सेल्फ डिफेंस में ऐसी बातें कर रहा है तो गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिए ये प्लान्ड नहीं है। ये बाद में इसी बात पर नेगोशिएशन करेगा। आज तो इन लोगों को धमका रहा है कि 25% लूंगा, ये करूंगा। बाद में 25% को घटा के कम करेगा, इनसे कुछ और मांगेगा, इनसे गाड़ियां सस्ती करवा लेगा, अपने लिए बाजार खुलवा लेगा। व्यापारी आदमी है ये, तो नेगोशिएशन करेगा। अभी धमका रहा है। जैसे हमारे पुलिस में ना ऐसे अधिकारियों के 2 रूप होते हैं, एक जो प्यार से अपराधियों को समझाता है, और एक वो होता है जो पहले दिन ही किसी एक को तड़ ढंग से तोड़ता है, उसके बाद में सब अपराधियों में डर बैठ जाता है, सांप बड़े खतरनाक है। ये आदमी कुछ वैसी हरकतें कर रहा है। शुरुआत में सबको धमका रहा है, बाद में फिर हल्के से लाइजन करेगा कि सुनो, मैंने कहा था देखो पहले मैं तो बहुत बेकार आदमी हूं, अब बताओ क्या कर सकते हैं। ये आने वाले टाइम में उसी तरफ बढ़ेगा, लेकिन तब तक ये लोग इंतजार थोड़ी करेंगे, इनके तो भाई साहब मार्केट गिर गए। ऐसे में सवाल ये बनता है कि ये तीनों लोग अगर मिलकर के एक साथ कुछ प्लान बना भी लेते हैं, तो तीनों के बीच में बना हुआ ये जो गेम है, ये क्या वाकई में अमेरिका को काउंटर कर पाएंगे? या दूसरी बात, तीनों की दुश्मनी मिटा करके तीनों देश एक दूसरे के साथ व्यापारिक लाभ में रह पाएंगे? तो देखो एक बात समझ लो, ये तीनों देश एक दूसरे के साथ जो व्यापार करते हैं ना, उसमें ऑलमोस्ट बराबर का सही हाल रखते हैं। जितने का चाइना भेज रहा है जापान को, तो जापान भेज रहा है चाइना को। ऐसे साउथ कोरिया जापान को, तो जापान साउथ कोरिया को। कोई $10-20 बिलियन का ट्रेड सरप्लस ऊपर नीचे होता रहता है इन देशों के बीच में, लेकिन हाँ, ये इक्विलिब्रियम की स्थिति में रहते हैं। ऑब्वियसली चाइना बड़ा देश है, तो चाइना के व्यापार के एक्सपोर्ट्स भी थोड़े ज्यादा होते हैं, तो तुलनात्मक रूप से वो ज्यादा कमा लेता है। लेकिन हाँ, ये तीनों अगर मिल गए तो कम से कम अपने यहां पर जो ट्रेड कुशन है उसको ये बड़ा कर पाएंगे। अपने यहां पर इमीडिएट जो नुकसान है उसको शायद ये कम कर पाए, लेकिन अमेरिका की जरूरत इन तीनों को ही हद दर्जे की रहेगी। इसीलिए अमेरिका इस तरह की बुलंदियां छू रहा है। खैर, फिलहाल के लिए तो इतना ही है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि तीनों अभी पीस और कॉपरेशन के लिए मिल रहे हैं। आने वाला समय किस दिशा में बढ़ेगा उसको देखा जाएगा, क्योंकि चाइना बड़ा होपफुल है तीनों की मीटिंग को लेकर, जिसे ये कॉल ऑफ कॉपरेशन कहते हैं। अमेरिका का 2 अप्रैल बहुत मायने रखेगा भारतीय बाजार के लिए भी। देखते हैं किस दिशा में ये सारी चीजें जाती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही,